हेलो फ्यूचर के डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ ब्रह्मा साहू एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद फिजिक्स। तो आप सब लोगों को पता है कि हम लोग नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं और हमने ऑलरेडी 3 चैप्टर ख़त्म कर दिया है और अभी हम लोग वर्क और एनर्जी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये है आपका पार्ट 3। पिछले 2 पार्ट में हम लोगों ने 25 ईच मतलब 50 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। ओके, तो इस पार्ट में हम लोग 2012 से लेके 2016 तक 20 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन, टू स्फीयर्स ए एंड बी of masses m1 and m2 respectively collide. A is at rest initially and B is moving with v velocity along x-axis. तो क्या था बिफोर कोलिजन? दो स्फीयर्स हैं m1 और m2। ये m1 है, ये m2 है। m1 m2, तो m1 रेस्ट पे था मतलब e1 इक्वल टू 0 और m2 का इनिशियल वेलोसिटी क्या था? v था। किस डायरेक्शन में? x डायरेक्शन में। आफ्टर द कोलिजन b हैज ए वेलोसिटी v/2 इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द ओरिजिनल डायरेक्शन। तो ओरिजिनली इस डायरेक्शन में जा रहा था, तो जो b है वो परपेंडिकुलर टू इनिशियल डायरेक्शन कितने वेलोसिटी से गया? v/2 से। द मास a मूव्स आफ्टर द कोलिजन इन द डायरेक्शन। तो मान लेते हैं कि a भी ऐसे जाएगा कुछ वेलोसिटी से, v' वेलोसिटी से मान लेते हैं। ये कुछ एंगल से बनाएगा ऐसे आफ्टर द कोलिजन। तो बोला कि जो ए है वो कैसे जाएगा, किस एंगल पे जाएगा। ओके, किस एंगल पे जाएगा, मान लेते हैं एक्स डायरेक्शन। तो बिफोर कोलिजन जो मोमेंटम था वो कितना था? मोमेंटम था आपका इनिशियल डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम कितना था? m2 भी। वाई डायरेक्शन में 0। आफ्टर द कोलिजन एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम कितना हो गया? देखिए इसका कंपाउंड आ जाएगा m1 v डैश कॉस थीटा आ जाएगा इधर, और इधर कितना आ जाएगा? m1 v डैश साइन थीटा। तो एक्स डायरेक्शन में जो कंपाउंड हो जाएगा फाइनली वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका m1 v डैश कॉस थीटा। और वाई डायरेक्शन में हो जाएगा आपका m2 v/2 प्लस m1 v डैश साइन थीटा। एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में आपका जो है वो मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ m2 v इक्वल टू m1 v डैश कॉस थीटा एंड m1 v डैश साइन थीटा प्लस m2 v/2 इक्वल टू 0। एक्स कंपोनेंट को इक्वेट किया, वाई कंपोनेंट को इक्वेट किया। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ m2 v/2 इक्वल टू माइनस m1 v डैश साइन थीटा। अब इन दोनों को आप डिवाइड कर लीजिए, कितना आएगा? डिवाइड कर लेंगे तो 1/2 इक्वल टू माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो टेन थीटा आपका आ जाएगा -1/2। थीटा कितना आ जाएगा? टेन इनवर्स -1/2। तो एंगल हमने एक्स से लिया था तो आंसर हो जाएगा आपका थीटा टेन इनवर्स -1/2 टू द एक्स एक्सिस। ये क्वेश्चन आपका रोटेशनल मोशन का क्वेश्चन है। ओके, रोटेशनल मोशन। तो ये क्वेश्चन हम बाद में करेंगे रोटेशनल मोशन के टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इन ए फोर्स फील्ड यू इक्वल टू a/r² - b/r where a and b are positive constants are the distance of the particle from the center of the field for stable equilibrium the distance of the particle। आपको पता है इक्विलिब्रियम का कंडीशन क्या होता है? इक्विलिब्रियम का कंडीशन जो होता है वो होता है du/dr इक्वल टू 0। ओके, अगर ये r दिया होगा तो du/dr, x दिया होगा तो du/dx, y दिया होगा dy/dy। ओके, तो ये तो u कितना दिया हुआ है? तो d/dr ऑफ a/r² माइनस b/r इक्वल टू 0। तो कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा -2a/r³ इक्वल टू माइनस b/r² इक्वल टू 0। तो r यहाँ पे हो जाएगा 2a/b। तो एक ही पॉइंट आ रहा है तो वही स्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा 2a/b। देखिए इक्विलिब्रियम का कंडीशन ये है, स्टेबल के लिए, स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए d²u/dr² जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और अनस्टेबल के लिए जो d²u/dr² होना चाहिए वो लेस देन 0 होना चाहिए। बट यहाँ पे एक ही वैल्यू आ रहा है, R1 R2 आता तो हम चेक करते आगे। तो यहाँ पे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट जो दिया हुआ है पूछा हुआ है वही आ जाएगा। ओके,
तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन पुली टेक्स 1 minute to reach a suitcase through a height of 2 meter, but the second pulley takes 30 seconds to reach the suitcase to the same height. The powers of two pulley are in the ratio. देखिए यहाँ पे एक सूटकेस है, पहला कुली, कुली 1, कुली 2, सेम हाइट पे लेते हैं h, ये भी सेम हाइट पे लेता है h। पहले में टाइम कितना लगा, 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड, सेकेंड में 30 सेकेंड। तो बोला कि पावर का रेशियो क्या होगा, P इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन बाय टाइम। दोनों केस में h हाइट ऊपर ले जा रहे हैं तो mgh हो जाएगा वर्क डन। तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T। तो P1 बाय P2 आपका हो जाएगा T2 बाय T1। T2 कितना है, 30/60, मतलब 1/2, तो 1:2 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पार्टिकल विथ टोटल एनर्जी इज E इज मूविंग इन ए पोटेंशियल एनर्जी रीजन, मोशन ऑफ द पार्टिकल इज रेस्ट्रिक्टेड टू द रीजन। कोई पार्टिकल अगर मूव कर रहा है तो उसका जो काइनेटिक एनर्जी होना चाहिए वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और अगर रेस्ट पे है तो इक्वल टू 0 होना चाहिए। ओके, मोशन ऑफ ए पार्टिकल बताया कि मतलब काइनेटिक एनर्जी है उसका। तो आपको पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, देखिए पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ई। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ई माइनस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी अगर ग्रेटर देन 0 है तो ई माइनस यू इज ग्रेटर देन 0। तो यू, ई इज ग्रेटर देन यू, सो यू इज लेस देन ई, यू इज लेस देन ई। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, a uniform force of 3 I cap plus j cap Newton acts on a particle of mass 2 kg. Hence the particle is displaced from the position 2 I cap plus k cap meter to position 4 I cap plus 3 j cap minus k cap meter, the work done by the force। देखिए फोर्स कितना दिया हुआ है, 3 I cap प्लस j cap दिया हुआ है। इनिशियल पोजीशन क्या था पार्टिकल का, वो था 2 I cap प्लस k cap। फाइनल पोजीशन क्या हो गया, 4 I cap प्लस 3 j cap माइनस k cap। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1, मतलब 2 I कैप प्लस 3 j कैप माइनस 2 k कैप। फोर्स ये है तो वर्क डन क्या होता है, F डॉट एस। ओके, F डॉट एस, F कितना दिया हुआ है, 3 I कैप प्लस j कैप डॉट 2 I कैप प्लस 3 j कैप माइनस 2 k कैप। तो कितना हो जाएगा, 6 प्लस 3, क्योंकि आई कैप वाला आई कैप के साथ के कैप जे कैप जे कैप के कैप 0 है, तो ये हो जाएगा 9 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बॉडी ऑफ मास 4m इज लाइंग इन XY प्लेन एट रेस्ट। ए बॉडी है 4m मास का है, वो रेस्ट पे है। क्या है, रेस्ट, मतलब वेलोसिटी इक्वल टू 0। एक्सप्लोड्स इनटू 3 पीसेस, 2 पीसेस ईच ऑफ मास m मूव्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर with equal speeds, the total kinetic energy generated due to explosion। देखिए ये एक्सप्लोड हो गया, ये बिफोर एक्सप्लोजन है, बिफोर एक्सप्लोजन। तो यहाँ पे मोमेंटम कितना हो जाएगा, इनिशियल मोमेंटम 0 हो जाएगा। आफ्टर एक्सप्लोजन क्या हुआ कि जो दो पार्टिकल है जिसका मास m है वो भी वेलोसिटी इधर चला गया एक, और भी वेलोसिटी इधर एक चला गया। तो बोला गया कि तीसरा जो पार्टिकल इधर जाएगा, मान लेते हैं वो v' से चला गया, तो इसका मास कितना हो जाएगा 2m। तो इनिशियली मोमेंटम 0 था, तो फाइनली मोमेंटम 0 होना चाहिए। तो फाइनली मोमेंटम क्या होगा, मान लेते हैं ये P1 था, P2, P3। तो P1 प्लस P2 प्लस P3 इक्वल टू 0। तो P3 कितना हो जाएगा, माइनस P1 माइनस P2। अब दोनों परपेंडिकुलर हैं तो क्या हो जाएगा, P3 इक्वल टू P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर रूट, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड लेंगे। ओके, P3 मतलब M3 V3, P3 मतलब M3 V3। तो कितना हो जाएगा ये, 2m इंटू V' इक्वल टू m स्क्वायर V स्क्वायर प्लस m स्क्वायर V स्क्वायर रूट। तो V' आपका आ जाएगा यहाँ पे V/√2। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द एक्सप्लोजन क्या हो जाएगा, हाफ mv स्क्वायर, पहले का, दूसरे का हाफ mv स्क्वायर, तीसरे का हाफ 2m V/√2 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर
प्लस हाफ एम बी स्क्वायर प्लस हाफ एम बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3/2 एम बी स्क्वायर। तो आंसर हो जाएगा आपका बी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टू सिमिलर स्प्रिंग्स पी एंड क्यू हैव स्प्रिंग कांस्टेंट्स के पी एंड के क्यू सच दैट के पी इज ग्रेटर देन के क्यू। दे आर स्ट्रेच्ड फर्स्ट बाय द सेम अमाउंट देन बाय द सेम फोर्स। ओके, पहले केस में दोनों को एक्स एक्स अमाउंट में उसको स्ट्रेच किया गया, दूसरे में सेम फोर्स अप्लाई किया गया। द वर्क डन इन द स्प्रिंग डब्ल्यू पी एंड डब्ल्यू क्यू एज रिलेटेड फॉर केस ए एंड केस बी। ओके, देखिए पहला केस केस 1, दूसरा केस 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 ए केस बी। ओके, पहले केस में बोला है कि दो स्प्रिंग है, ऐसे है। पहले केस में इसका केपी है, इसका केक्यू है, मतलब केपी इज ग्रेटर देन केक्यू, मतलब क्या है कि उसको स्ट्रेच करने के लिए ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा पहले वाले पे। ओके, तो पूछा है कि वर्क डन कितना हुआ। वर्क डन क्या होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे दोनों में एक्स सेम है, एक्स सेम है, तो डब्ल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के। के पी इज ग्रेटर देन के क्यू, सो डब्ल्यू पी इज ग्रेटर देन डब्ल्यू क्यू। दूसरे केस में फोर्स सेम है, फोर्स में मतलब वर्क डन क्या होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर। क्या मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ कि और डिवाइड कर लूँ, तो क्या हो जाएगा ये के एक्स होल स्क्वायर। फोर्स क्या होता है के एक्स, इस सेम है दोनों में, तो डब्ल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के। इट मीन्स के पी इज ग्रेटर देन के क्यू, so WQ will be greater than WP. So option A will be correct. Next question. Two particles of masses m1 m2 move to initial velocities e1 and u2. On collision, one particle get excited to higher level after absorbing energy E. If final velocities of the particles are v1 and v2, then we must have. दो पार्टिकल था पहले, वो e1 वेलोसिटी से जा रहा था और u2 वेलोसिटी से जा रहा था, ये m1 ये m2। तो इनिशियली काइनेटिक एनर्जी कितना है, टोटल एनर्जी था आपका, और टोटल एनर्जी ओके, तो आपका हो जाएगा कितना, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर। ये इनिशियल एनर्जी था, क्या था ये, इनिशियल एनर्जी। ये अमाउंट ऑफ एनर्जी चला गया एक पार्टिकल को हायर लेवल पे एक्साइट करने में, तभी टोटल एनर्जी कितना बचा। टोटल एनर्जी जो अभी बचा वो कितना हुआ, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर माइनस ई। ये जो एनर्जी है आफ्टर द कोलिजन सेम रहेगा इलास्टिक कोलिजन में। ओके, तो आफ्टर द कोलिजन एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर, ये दोनों सेम हो जाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। तो आप ये समझिए कि पहले एनर्जी इतना था, फिर कुछ एनर्जी एक्साइट करने में चला गया, तो बाकी जो बचा वो हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। तो इनिशियल एनर्जी माइनस एब्जॉर्प्शन में गया ये एक्साइट करने में, इक्वल टू फाइनल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए पार्टिकल ऑफ मास m इज ड्रिवन बाय मशीन दैट डिलीवर्स ए कांस्टेंट पावर k watts। इफ द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट द फोर्स ऑन द पार्टिकल एट टाइम t। एक मशीन है जो कांस्टेंट पावर देता है, मतलब पावर इक्वल टू कांस्टेंट k, कांस्टेंट कितना है k है। तो बोला गया कि फोर्स कैसे आए, फोर्स का एक्सप्रेशन क्या है। देखिए, क्या मैं पावर को लिख सकता हूँ P इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डी टी, वर्क डन बाय टाइम इक्वल टू के। तो क्या मैं लिख सकता हूँ डी डब्ल्यू इक्वल टू के डी टी। तो डब्ल्यू क्या हो जाएगा, के टी हो जाएगा, क्योंकि इनिशियली जीरो है। ओके, तो के टी हो जाएगा डब्ल्यू। क्या डब्ल्यू जो वर्क डन है वो चेंज काइनेटिक एनर्जी है कि नहीं। तो डब्ल्यू मतलब क्या, के टी एट पर्टिकुलर टाइम क्या हो जाएगा, हाफ एम बी स्क्वायर माइनस हाफ एम बी स्क्वायर। इनिशियली रेस्ट पे था तो जीरो, तो यहाँ पे हो जाएगा एम बी स्क्वायर इक्वल टू 2 k t। तो भी क्या हो जाएगा 2 k t बाय एम रूट। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, डी वी बाई डी टी। ओके, तो एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं, एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा डी वी बाई डी टी। डी वी बाई डी टी मतलब टी टू हाफ है, तो 2k बाय एम हाफ
टी टू द पावर माइनस हाफ। ओके, तो यहाँ पे एक्सप्रेशन हो जाएगा तो फोर्स इक्वल टू एम ए मतलब के एम बाय 2। ओके, टी टू द पावर माइनस हाफ, इसको आप डिवाइड कर लीजिएगा तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो आंसर विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड्स फ्रॉम ए हाइट ऑफ 20 मीटर विथ एन इनिशियल वेलोसिटी v नॉट। एक बॉल था एट ए हाइट कितना h, 20 मीटर दिया हुआ है, कितना वेलोसिटी से? मान लेते हैं ग्राउंड है, इनिशियल वेलोसिटी v नॉट था, v नॉट था। इट कोलाइड्स विद द ग्राउंड, कोलाइड करके मान लेते हैं v वेलोसिटी से कोलाइड किया, एंड लूजेस हाफ ऑफ इट्स, loses 50% of its energy in collision and rebounds to the same height. The initial velocity v naught is। पहले तो यहाँ से जब A से B गया तो मैं लिख सकता हूँ कि चेंज काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन, सो mgh इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ m v नॉट स्क्वायर। ये A से B। अभी B पे इसका एनर्जी कितना था? B पे एनर्जी था हाफ एम भी स्क्वायर, इसका आधा क्या हो गया? लॉस हो गया। तो अभी कितना बचा? अभी बचा हाफ ऑफ हाफ एम भी स्क्वायर। तो ये जब ऊपर जाएगा तो इतने एनर्जी से जाएगा, तो इतने एनर्जी सब जब ऊपर गया तो ये फाइनली उतने ही हाइट पे जाके रुक गया, उतने ही हाइट पे जाके रुक गया। ओके, तो इसका मतलब ये जो एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी में, कितने में? mgh। मतलब 1/4 एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू mgh। तो v स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4gh। अब यहाँ पे पुट कर लेते हैं, तो v स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर इक्वल टू 2gh। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो आ जाएगा v नॉट स्क्वायर इक्वल टू 2gh। तो v नॉट का मतलब फाइंड कर लेते हैं, v नॉट इक्वल टू रूट ऑफ 2gh, मतलब 2 इंटू 10 इंटू 20 मीन्स 4 इंटू 20 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी जो था वो 20 मीटर पर सेकेंड। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हार्ट ऑफ ए मैन पंप्स 5 liters of blood through the arteries per minute at a pressure of 150 mm of mercury. If the density of the mercury 13.6 है, 13.6 into 10 to the 3, 10 to the 3 है ये kg per meter cube, then the power of heart in watt each। इस केस में जो पावर होता है, पावर का फॉर्मूला होता है वो वर्क डन बाय टाइम होता है। तो वर्क डन क्या होगा? पी बाय टी। तो हमें प्रेशर भी निकालना है और वॉल्यूम भी निकालना है। तो प्रेशर क्या होता है मर्क्यूरी का? एच रो जी, 150 mm बोला है, मतलब 0.15 मीटर इंटू रो कितना है 13.6 इंटू 10⁻³ इंटू जी दिया हुआ है आपका 10। तो कितना हो जाएगा ये? अप्रोक्सीमेटली 20.9 इंटू 10⁻³। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। ओके, वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना दिया है? 5 लीटर, बट लीटर तो ऐसा यूनिट है नहीं, तो हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर क्यूब में। तो 5 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। टाइम कितना दिया हुआ है? टाइम जो है 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड पर मिनट। तो पावर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर लो सबको, 20.9 इंटू 10⁻³ इंटू 5 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 60, तो हो जाएगा 1.70 वाट। तो पावर हो जाएगा 1.70 वाट। सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। देखिए अभी यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, ये है पावर, ओके, ये है आपका प्रेशर। टू पार्टिकल्स A and B move with constant velocity v1 and v2. At the initial moment, their position vectors are r1, r2. The condition for particles A and B for their collision is। देखिए जो कोलिजन का कंडीशन होता है, कोलिजन का वो होता है इनिशियल जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है इनिशियली, और जो वेलोसिटी वेक्टर है, रिलेटिव वेलोसिटी वेक्टर और रिलेटिव पोजीशन वेक्टर, वो आपस में पैरेलल होना चाहिए। मतलब रिलेटिव पोजीशन वेक्टर और रिलेटिव का जो
डायरेक्शन है वो भी रिलेटिव के डायरेक्शन में होना चाहिए, तभी कोलिजन होगा। ओके, आर रिलेटिव मतलब R2 माइनस R1 वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड R2 माइनस R1 इज इक्वल टू V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ V2 माइनस V1। दोनों का डायरेक्शन सेम होगा तभी दोनों कोलाइड करेंगे, नहीं तो कोलाइड नहीं करेंगे। ओके, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ए पॉइंट -2 i cap plus 5 j cap to 4 j cap plus 3 k cap विद ए फोर्स अप्लाई दिस। देखिए वर्क डन पूछा है यहाँ पे, तो वर्क डन सेम होता है, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट मीन्स R2 माइनस R1। तो फोर्स क्या दिया हुआ है यहाँ पे, 4 i cap प्लस 3 j cap। R2 कितना दिया हुआ है, 4 j cap प्लस 3 k cap माइनस माइनस प्लस 2 i cap माइनस 5 j cap। तो 4 i cap प्लस 3 j cap डॉट 2 i cap माइनस j cap प्लस 3 k cap। तो i cap कितना हो जाएगा 8 माइनस 3, तो कितना हो जाएगा 5 जूल, 5 जूल। सो आंसर विल बी सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, टू आइडेंटिकल बॉल्स A and B having velocities 0.5 मीटर पर सेकंड and 0.3 मीटर पर सेकंड respectively collide elastically in one dimension, the velocities of B and A after the collision। देखिए दो बॉल अगर आइडेंटिकल हैं m, तो आफ्टर द कोलिजन ये मान लेते हैं जा रहा है E1 से, जा रहा है U2 से, बिफोर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन क्या होता है, जो उनका वेलोसिटी है वो एक्सचेंज हो जाता है। वेलोसिटीज जो है वो मान लेते हैं इसका V1 हो गया, इसका हो गया V2, तो V1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा U2, V2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा U1। तो वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाता है। तो 0.5 और 0.3 है इनिशियली, तो फाइनली क्या हो जाएगा, तो फाइनली हो जाएगा आपका 0.3 और एंड 0.5। यहाँ पे ये ऑप्शन तो है ही नहीं, क्योंकि आई थिंक ये माइनस है, ये अगर माइनस हो जाएगा तो फाइनली जो आंसर हो जाएगा वो 0.3 और माइनस 0.5 हो जाएगा। व्हाट इज द मिनिमम वेलोसिटी विथ व्हिच ए बॉडी ऑफ मास m मस्ट एंटर ए वर्टिकल लूप ऑफ रेडियस r सो दैट कैन कंप्लीट द लूप। देखिए मान लेते हैं वर्टिकल लूप है, एक बॉडी यहाँ पे, कितने वेलोसिटी से ये हम इसको थ्रो करेंगे तो ये वर्टिकल लूप को कवर करेगा पूरा। ओके, मान लेते हैं हमने इस बॉडी को भी वेलोसिटी दिया, तो इसका इनिशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ mv²। ओके, तो ये कितना है, टोटल है 2r। यहाँ पे जब पहुँचेगा तो ये अगर वेलोसिटी यहाँ पे 0 हो गया तो क्या होगा, मान लेते हैं वेलोसिटी 0 हो गई, तो यहाँ पे डायरेक्टली नीचे गिर जाएगा, डायरेक्टली नीचे गिर जाएगा, तो ये वर्टिकल सर्कल कंप्लीट नहीं कर पाएगा। मतलब यहाँ पे इसका कुछ वेलोसिटी होना चाहिए, वेलोसिटी 0 नहीं होना चाहिए। कितना वेलोसिटी होना चाहिए, देखिए अगर यहाँ पे मान लेते हैं ये है, ये सी है, सी पे अगर वर्टिकल सर्किल कंप्लीट करना है तो सी पे जो टेंशन होना चाहिए वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब यहाँ पे कुछ वेलोसिटी होना चाहिए, जो मान लेते हैं हम लोग वी डेक्स है, मतलब एम वी डेक्स स्क्वायर बाय आर, जो कि बाहर लग रहा है, ऊपर लग रहा है, और नीचे कितना लग रहा है एम जी, नीचे कितना लग रहा है एम जी। तो एम वी डेक्स स्क्वायर बाय आर ग्रेटर देन इक्वल टू एम जी होना चाहिए, तभी तो वो स्ट्रिंग टाइट रहेगा, तभी स्ट्रिंग टाइट रहेगा मिनिमम। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि वी डेक्स जब मिनिमम होगा वो हो जाएगा आपका जी आर। मतलब अपर पोजीशन पे, टॉप मोस्ट पोजीशन पे अगर वेलोसिटी जी आर होगा मिनिमम, तभी स्ट्रिंग टाइट रहेगा और कंप्लीटली वर्टिकल सर्कल कंप्लीट कर पाएगा। ओके, तो यहाँ पे मिनिमम वेलोसिटी होना चाहिए जी आर, तो यहाँ पे एनर्जी कितना होना चाहिए, हाफ एम वी डेक्स स्क्वायर। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर ए से सी में माइनस हाफ एम
वी डेक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 mg r, मतलब mg इंटू 2r। ओके, तो हाफ यहाँ पे हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस वी डेक्स स्क्वायर इक्वल टू 4gr। तो वी स्क्वायर कितना हो जाएगा, वी डेक्स स्क्वायर प्लस 4gr। वी डेक्स स्क्वायर कितना है, मिनिमम कितना है जी आर, तो 5gr। तो भी हो जाएगा आपका √5gr। अगर हम लोग मिनिमम वेलोसिटी भी इक्वल टू √5gr से इसको थ्रो करते हैं, तभी ही ये वर्टिकल सर्किल कंप्लीट कर पाएगा। सो आंसर विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बॉडी ऑफ मास 1 kg begins to move under the action of time dependent force 2t I cap plus 3t square j cap. What power will develop by the force at the time t? पावर पूछा है, पावर क्या होता है, एफ डॉट भी। एफ तो दिया हुआ है, भी है ही नहीं, तो भी कैसे फाइंड करें। क्या हम एफ को लिख सकते हैं एम ए 2t I कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप। तो एक्सलेशन हो जाएगा दिस बाय एम, m1 है तो सेम आ जाएगा 2t I कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप। क्या मैं ए को लिख सकता हूँ डी वी बाई डी टी, है कि नहीं, 2t I कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप। तो यहाँ पे डेरिवेटिव कर इंटीग्रेशन कर लेंगे बोथ द साइड, तो क्या हो जाएगा 2t I कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप डी टी। तो भी कितना आ जाएगा आपका, भी आ जाएगा टी स्क्वायर आई कैप प्लस टी क्यूब जे कैप। तो अभी पावर इक्वल टू एफ डॉट भी, एफ कितना है 2t आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप डॉट टी स्क्वायर आई कैप प्लस टी क्यूब जे कैप। तो 2t क्यूब प्लस 3t5। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, a particle of mass 10 gram moves along a circle of radius 6.4 cm with a constant tangential acceleration. What is the magnitude of the acceleration if the kinetic energy of the particle becomes equal to 8 into 10 to the minus 4 joule by the end of second revolution? देखिए, एक सर्कल है, ओके, मान लेते हैं यहाँ पे एक पार्टिकल है जो ऐसे जा रहा है, तो इस डायरेक्शन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, इस डायरेक्शन में क्या होगा, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन होगा। तो ये जा रहा है, तो सेकंड रिवोल्यूशन के बाद, 2 रिवोल्यूशन के बाद जो इसका काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा वो कितना होगा, तो इनिशियली रेस्ट पे था, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना था 0, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 8 इंटू 10⁻⁴ जूल। ओके, 2 रिवोल्यूशन मतलब देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, चेंज काइनेटिक एनर्जी होता है वर्क डन, होता है ना वर्क डन, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। यहाँ पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर लग रहा है और टेंजेंशियल फोर्स ऊपर लग रहा है, तो वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स प्लस वर्क डन बाय टेंजेंशियल फोर्स इक्वल टू 8 इंटू 10⁻⁴ जूल। तो सेंट्रीपिटल फोर्स देखो डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, और फोर्स लग रहा है अंदर से, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से एंगल 90 डिग्री है, तो ये हो जाएगा 0, वर्क डन विल बी 0। टेंजेंशियल फोर्स कितना है एम ए टी, और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा मान लेते हैं एस इक्वल टू 8 इंटू 10⁻⁴। 2 रिवोल्यूशन के बाद पूछा है, 2 रिवोल्यूशन के बाद इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा। तो देखिए इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में फोर्स है, डिस्टेंस भी उसी डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे इस डायरेक्शन में फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स का डायरेक्शन सेम है, यहाँ पे भी सेम। तो हर एक पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का डायरेक्शन सेम है, मतलब टेंजेंशियल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन हमेशा सेम है, तो cos 0 डिग्री। ओके, कितना रिवोल्यूशन, क्या 2 रिवोल्यूशन, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 पाई आर, तो कितना 4 पाई आर, 4 पाई आर। तो यहाँ पे पुट कर लीजिए इसको, एम 80 इंटू 4 पाई आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 इंटू 10⁻⁴। तो एम, एम कितना दिया हुआ है 10 ग्राम, 10 ग्राम मतलब 10 इंटू 10⁻³ kg इंटू 80, 80 फाइंड करना है, 4 पाई इंटू
6.4 सेंटीमीटर दिया, मतलब 6.4 इंटू 10⁻² इक्वल टू 8 इंटू 10⁻⁴, -3 -3 हो जाएगा, तो 80 आपका हो जाएगा यहाँ पे 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ओके, तो इस वीडियो में हम लोगों ने 20 क्वेश्चन डिस्कस किया जो कि 2012 से 2016 तक था। नेक्स्ट पार्ट जो पार्ट 4 होने वाला है वो इस वर्क फॉर एनर्जी का लास्ट पार्ट होने वाला है, जिसमें कि हम लोग 2017 से लेकर 2025 तक का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तब तक के लिए आप बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से थ्योरी पढ़िए और अपना ख्याल रखिए। ओके।